टू अवर चैनल टेक्स्ट फॉर वेल्थ। जैसे कि आज ट्यूसडे है, सीए राजेंद्र अरोड़ा सर हमारे साथ अवेलेबल हैं। मोस्ट वेलकम राजेंद्र सर। आज मैं आपको इंट्रो के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत व्यूअर्स आपको जान चुके हैं। तो सर, कमिंग टू द पॉइंट, लेट अस कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चंस। सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कुछ कह सकते हैं सर, बाकी मैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने लगी। मैं अपने व्यूअर्स का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में टैक्स फॉर वेल्थ के जीएसटी मंत्रा में। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमने 1 जुलाई को तीसरी वर्षगांठ मनाई है जीएसटी की। 3 साल पूरे हो गए हैं। तो आप सबको जीएसटी की तीसरे साल के 3 साल का होने की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और हम आशा करते हैं कि जैसे-जैसे ये सब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, बड़ा होकर ये एक अच्छा इंसान बनेगा, एक समझदार और हेल्दी, स्वस्थ इंसान बनेगा। तो हम इसी आशा के साथ अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जी सर, कमिंग टू द पॉइंट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज, business is run by proprietor's son. GST department made investigation and recovery proceedings initiated. Can they require house belongings to husband of the proprietor? नहीं, अब ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली समस्या क्या है कि प्रोप्राइटर की डेथ हो गई और उसके जो भी रिकवरी ऑफ टैक्स था वो अब उसके जो है लीगल आयर से करना चाहते हैं। देखिए, सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी रिकवरी है तो वो उसके जो बिजनेस अगर चला रहा है, नहीं तो उसके जो लीगल आयर्स है उससे रिकवरी की जा सकती है। बट इसके लिए सेपरेट मुझे लगता है कि पहले इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि उस बिजनेस का लीगल आयर कौन है, उसकी वाइफ है उस प्रोप्राइटर की या उसका बेटा है। तो जो भी लीगल आयर है उसकी प्रॉपर्टीज से इस टैक्स का, इस बिजनेस के टैक्स का रिकवरी किया जा सकता है, टू माय माइंड। और इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो जो भी जी सर, इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो आप हमें सेपरेटली मेल कर सकते हैं और जिससे कि हम इसको और ज्यादा डिटेल में बात करके बता सकते हैं। जी सर। तो सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे व्यूअर का। कैन एनी गुड्स बी स्टोर्ड एट एनी प्लेस other than principal place of business? What would happen in case of cold storage places? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट में सेकंड लिम्ब ऑफ द क्वेश्चन है कि कोल्ड स्टोरेज का क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी गुड्स आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एड्रेस जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एडेड हो, एज वेयर हाउस, एज गोडाउन, एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एडेड हो। अगर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंटेन्ड ऑन द कॉमन पोर्टल, अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में राजेंद्र, रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिटेल्स नेटवर्क में इशू आ रहा है। जी सर। आवाज नहीं आ रही सर, अब आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। अगर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एडेड है जहां पर आप गुड्स स्टोर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, देन कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो ये कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, तो ये आप नहीं कर सकते। इसके लिए सेक्शन 122 में पेनल्टी का भी प्रोविजन है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी गुड्स कहीं भी स्टोर करने हैं तो वो आपका या तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और उसको आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में ऑन द कॉमन पोर्टल ऐड करना पड़ेगा। उसके बिना आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा कि जो वेयर हाउसेस के बारे में जो है, कॉमन वेयर हाउसेस हैं, वहां पर गुड स्टोरेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप अपने गुड्स को कोल्ड स्टोरेजेस में स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर यूसेज, फ्यूचर सप्लाईज, तो आपको उस कोल्ड स्टोरेज को भी अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करना पड़ेगा। अगर कोल्ड स्टोरेज आपका सेम स्टेट में है तो आप उसको एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका कोल्ड स्टोरेज दूसरे स्टेट में है
मान लीजिए आप दिल्ली में काम करते हो और आपका जो कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर आप गुड्स स्टोर कर रहे हैं वो हरियाणा में है, सोनीपत में है मे बी, तो आपको एक एडिशनल फ्रेश रजिस्ट्रेशन हरियाणा में अगर आपके पास नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां पर गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते दोस्तों, ये इलीगल होगा। सर थोड़ा नेटवर्क इशू। हाँ सर बताइए। मैडम मेरे यहाँ तो मैं तो लीज लाइन से कनेक्टेड लाइन से हूँ, नॉट इवन वाईफाई, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ तो इंटरनेट ठीक चल रहा है। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। जी, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेट ठीक चल रहा है नेट। सर कैन आई स्टार्ट माय क्वेश्चन? सर हाँ नेक्स्ट अगला आप क्वेश्चन सवाल है। पूछो। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंफ्यूजन अबाउट 20 और 50 किलोमीटर कॉन्सेप्ट इन ई वे बिल? हाँ ये एक नॉर्मल डाउट आता है लोगों के दिमाग में कि 20 किलोमीटर तक अगर गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं तो ये बिल नहीं चाहिए, 50 किलोमीटर तक गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं तो ये बिल नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 में अगर आप, ये दोनों बातें मैं क्लैरिफाई करता हूं, अगर आप गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सप्लायर गुड्स को वेमेंट के लिए ले जा रहे हैं, भार के लिए, तोल के लिए ले जा रहे हैं, टू वे कि गुड्स का वेट कितना है, तो आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर से आप, या प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर से आप वेइंग स्केल तक 20 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर वो है तो आप बिना पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल भरे आप ले जा सकते हैं। आपको पार्ट ए फिर भी भरना पड़ेगा, पार्ट बी भरने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर डिटेल आती है, तो आप अगर ट्रांसपोर्टर डिटेल नहीं भी भरेंगे तो भी आप गुड्स को वेमेंट के लिए ले जा सकते हैं। 50 किलोमीटर का जो इशू है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन है इन द रूल्स, वो ये है कि अगर आप फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सप्लायर टू द प्लेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर ले जा रहे हैं गुड्स को, फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सप्लायर टू द प्लेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर गुड्स को ले जा रहे हैं और वो विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट है, तो आपको जो है 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आप बिना पार्ट बी भरे, ई वे बिल का पार्ट बी आपको बी फॉर बॉम्बे भरने की जरूरत नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टर डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, आप स्टिल गुड्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन पार्ट ए आपको भरना पड़ेगा, उसका उसका इनवॉइस नंबर वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स हैं, अमाउंट है, क्वांटिटी है, वैल्यू है, सब बताना पड़ेगा आपको, लेकिन पार्ट भी भरने की जरूरत नहीं है। तो 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से कंफ्यूज ना हो दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप ये सिर्फ दो पर्पसेस के लिए 20 किलोमीटर पेमेंट के लिए और 50 किलोमीटर अपनी जगह से, सप्लायर की जगह से ट्रांसपोर्टर की जगह तक ले जाने के लिए, फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कुछ स्टेट्स में कि जो ट्रांसपोर्टर है वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से काफी दूर बैठा होता है, तो अगर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आप अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक ले जा रहे हैं फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन टू सम अदर प्लेस, तो लेकिन वो विद इन स्टेट होना चाहिए, तो 50 किलोमीटर तक आपको पार्ट भी भरने की जरूरत नहीं है, पार्ट ये भरें, ट्रांसपोर्टर डिटेल भरने सर की थोड़ा जरूरत नहीं है, नेटवर्क और इशू आपको फिर दोबारा से है। जी सर। जी सर, अब सही है सर। जी सर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। जी नेक्स्ट माय क्वेश्चन नेक्स्ट प्लीज, मैंने इसका क्वेश्चन। जवाब दे दिया। जी सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, if a supplier has not commenced business within 6 months from registration and his registration is cancelled, now what remedy is available for him? देखिए अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, मतलब अगर आपने सर रजिस्ट्रेशन लगता है आज वॉलंटरी, नेटवर्क इशू ज्यादा आ रहा है आपके यहाँ पे। हाँ सर अब सही है सर, बताइए सर। मैडम मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू नहीं है, एक्चुअली मैं लीज लाइन में, मैंने आपसे कहा ना कि मैं कनेक्टेड हूँ, वाईफाई पे नहीं हूँ मैं, प्लग इन कनेक्टेड हूँ, तो मेरे ख्याल यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है, मैंने अभी चेक भी करवाया अपने ऑफिस में। तो
आगे बढ़ते हैं। आपका जो जी सर। सवाल है कि अगर आपने 6 महीने के अंदर-अंदर बिज़नेस कमेंस नहीं किया तो क्या होगा? तो रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लॉज़ डी के अनुसार, क्लॉज़ सी के अनुसार। अब अभी लेटेस्ट 27 जून को एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आया और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आपने 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं की जीएसटीआर 3B या अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हैं तो आपने 3 क्वार्टर की कॉन्जिक्यूटिवली कंपोजिशन रिटर्न फाइल नहीं की, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन रीस्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 1 रिलीज्ड ऑन 27 जून 2020 में अगर आपने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया और आपका बिजनेस क्लोज हो गया, आपने बेसिकली रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो गया, प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, तो ऐसा कोई प्रोविजन अभी नहीं है कि आप उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। बल्कि हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा सरकार से कि आप इस बात के लिए फैसिलिटी दें कि अगर 6 महीने में अंदर अगर इस समय आज कोविड-19 के समय, पेंडेमिक के समय बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लिए गए होंगे फेब मार्च में, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन में बिजनेस कमेंस नहीं हो पाया होगा बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इशू। तो आप इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर में इस प्रोविजन को भी इंक्लूड करें और अगर 6 महीने के बाद अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उस केस में फिर से आप विज्ञान उसको हम्म। उसको ये फैसिलिटी दें कि वो अपना रजिस्ट्रेशन रीस्टोर करवा सके। जी सर नेक्स्ट मिस्टर मंगेश शर्मा है। उनका सर एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे। कैन वी टेक रिफंड ऑफ टीडीएस of last 3 to 4 years of salary 194, but while filing first time return CA is saying that we can file and return for TDS but for this and last years, but I want money of TDS deducted of last 4 years, want refund of TDS. What is the process? मंगेश जी, बेसिकली हमारा जो शो है वो है जीएसटी मंत्रा, तो जीएसटी संबंधित क्वेश्चंस ही यहाँ पर हम लेंगे। इनकम टैक्स संबंधित क्वेश्चन जो है हमारा अलग शो है, उसके बारे में भारती मैम आप एक बारी बताइए, आप उसमें आए और उसमें इनकम टैक्स संबंधित अपना सवाल लें। मिस्टर मंगेश एवरी फ्राइडे हम लोग अवेलेबल होते हैं 3:30 पे मनोज लांबा जी के साथ, तो आपका कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप उसमें पूछ सकते हैं। सर माफ कीजिएगा, ये जीएसटी का शो है, इनकम टैक्स पे मैं, क्योंकि मेरी जानकारी बहुत ही सीमित है इनकम टैक्स के ऊपर, तो मैं आपको इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। जीएसटी संबंधित आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, आप बेझिझक हमसे पूछे जरूर। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक हिमांशु जी है। सर इनका भी एक क्वेश्चन है। हाउ अ लोकल ग्रोसरी शॉपकीपर कैन मेंटेन अकाउंट्स and compute GST liability as there is lots of items and almost all packed items are sold at MRP inclusive of taxes. देखिए हिमांशु जी, इन एनी केस ग्रोसरी आइटम्स अगर आप बेच रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट बेच रहा है तो बेसिकली एमआरपी बेस्ड है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आती है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जाती है, उसमें आपको एक स्पेसिफिक मार्जिन मिलता है। सो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करनी है वो परचेज पे मेंटेन करनी है, परचेज प्राइस पे मेंटेन करनी है, और आपको ऑफ कोर्स अपना प्राइस, अपना जो भी मार्जिन आपको ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलता है, मान लीजिए 100 रुपए एमआरपी है और आपको 20% डिस्काउंट मिला इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, 80 रुपए का आइटम आया, आपने उसको 95 रुपए में बेच दिया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो 80 रुपए में भी टैक्स इंक्लूडेड है और 95 में भी टैक्स इंक्लूडेड है। जब हम 80 रुपए की बात करते हैं तो उसका परचेज प्राइस 80 की जगह 79 आ जाता है बिकॉज उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, या 77 आ जाता है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ टैक्स। सिमिलरली अगर आप 95 में बेचते हैं तो उसका सेल प्राइस जो है वो 92 आ जाता है या 90 आ जाता है अकॉर्डिंग टू द टैक्स रेट। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट है। अकाउंटिंग आपको इस तरह से करनी है कि आपको अपने परचेज पर, क्योंकि आपको अपना जो, जब आपको इनवॉइस आता है तो एमआरपी बेस जरूर होते हैं, लेकिन आपको इनवॉइस आता है तो उसका कॉस्ट अलग होता है और जीएसटी अलग होता है, तो आप उसको उसी कॉस्ट पर अपने यहाँ परचेज ऐड करें और उसके ऊपर जीएसटी एज क्रेडिट लें,
और जो भी आप जितने की बेचते हैं उसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करके जितने भी रेट सॉरी ऑफ टैक्स हिमांशु। है, हाँ जी सर। जितना भी रेट ऑफ टैक्स है उस पे आप अकॉर्डिंगली आउटपुट बनाएं, जो नेट बनेगा वो जमा कराएं डिपार्टमेंट के पास। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। सर हिमांशु जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। कोई भी सर और इससे कमिंग संबंधित हिमांशु जी आपको जानकारी और चाहिए हो, आप अभी भी लिखकर मुझसे और डिटेल में पूछ सकते हैं, कोई कोई इसमें समस्या नहीं। हम अभी और 15-20 मिनट आपके साथ हैं। जी, अदरवाइज आप textforwealth@gmail.com पे आप मेल कर सर्टनली, सकते वो तो हमेशा ही हम आपके साथ हैं। आप जब मर्जी हमें मैसेज करें, मेल करें, हैं। फोन सर करें। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who is pure agent? Can we take benefit of pure agent in all cases? प्योर एजेंट कौन होता है? बेसिकली प्योर एजेंट जो है, देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ और या सप्लायर ऑफ सर्विसेज हूँ, और इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू माय रेसिपिएंट मुझे कुछ और सर्विसेज या गुड्स को रिसीव करना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हूँ या सीएचए हूँ। अब सीएचए जब गुड्स को क्लियर करवाता है तो वो कस्टम ड्यूटी पे करता है, या कुछ ट्रांसपोर्ट करवाता है तो कुछ फ्रेट पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। तो अगर आप के बीच में आप सीएचए और आपके क्लाइंट के बीच में जी एग्रीमेंट है कि आप ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर सकते हैं, और उसके पैसे जो हैं वो आप पे करेंगे और उसकी रीइंबर्समेंट आप अपने क्लाइंट से क्लेम कर सकते हैं, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, आप प्योर एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं अगर आप प्योर एजेंट बनना चाहते हैं तो। पहली बात तो कि आप गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव करें वो आप अपने अकाउंट में नहीं, आप अपने रेसिपिएंट के अकाउंट में, मतलब जो इनवॉइसेस उसके होने चाहिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप ऑन अकाउंट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ योर रेसिपिएंट आप रिसीव कर रहे हैं, उसके इनवॉइसेस आपके रेसिपिएंट के नाम होने चाहिए, आपको ऑथराइजेशन होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। आप जो प्योर एजेंसी के कारण रीइंबर्समेंट क्लेम कर रहे हैं, दिस रीइंबर्समेंट का क्लेम शुड बी सेपरेटली इनवॉइस्ड, सेपरेटली बिल्ड, एंड दिस क्लेम ऑफ रीइंबर्समेंट शुड बी इन एडिशन टू योर ओन चार्जेस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज और योर ओन चार्जेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप रीइंबर्समेंट ही क्लेम करें और अपनी सप्लाई का चार्ज क्लेम ना करें, तो जो रीइंबर्समेंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी 100% आपकी, और उसको फुल रेट पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। हर केस में आप प्योर एजेंट नहीं बन सकते। प्योर एजेंट बनने की कंडीशंस जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आप उस हिसाब से रूल 32 और 33 को रेफर कर सकते हैं ऑफ सीजीएसटी रूल्स। जी सर। सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरे पास, राहुल जी का क्वेश्चन है सर। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट नोटिफिकेशन 55/20 सेंट्रल टैक्स। 55/20 सेंट्रल टैक्स, देखिए राहुल जी कि 55/20 27 जून 2020 को आई है। बेसिकली ये नोटिफिकेशन 35/20 को सुपरसीड करती है। अब मैं आपको दोनों नोटिफिकेशंस के बारे में फटाफट बता देता हूँ। बेसिकली कोविड-19 के चलते 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी की, और उन्होंने ये अनाउंस किया कि 20 मार्च से 29 जून के बीच में अगर कोई भी लास्ट डेट आपका, कोई भी कंप्लायंस का, कोई रिफंड फाइलिंग का, कोई अपील फाइलिंग का, कोई शो कॉज रिप्लाई, कोई भी और अगर आपको डिपार्टमेंट के साथ काम करना है, कोई भी रिप्लाई देना है, कोई रिस्पॉन्स देना है, कोई भी डेट आ रही है 20 मार्च और 29 जून के बीच में, तो उसकी डेट ऑटोमेटिकली लास्ट डेट 31 जून हो जाएगी। 27 जून को उनको नजर आया कि अभी भी समस्या देश में वैसी की वैसी है, व्यापक है, तो उन्होंने उस समस्या के मद्देनजर उस नोटिफिकेशन 35/20 को सुपरसीड करके एक नोटिफिकेशन 55/20 निकाला। 50/20 में डेट को सिर्फ चेंज किया, 20 मार्च से 29 जून को 20 मार्च से 30 अगस्त कर दिया, और उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त कर दी। अगर 20 मार्च और 30 अगस्त के बीच में अगर आपकी अपील फाइलिंग की लास्ट डेट है तो वो 31 अगस्त हो जाएगी। आपका कोई रिफंड फाइलिंग की लास्ट डेट है तो वो 31 अगस्त हो जाएगी। शो कॉज आया हुआ है आपका, उसकी रिप्लाई की लास्ट डेट आती है इसके बीच में, इस पीरियड के बीच में, तो 31 अगस्त हो जाएगी। ये सब बातें हैं, लेकिन इसमें आपकी कुछ एक्सक्लूजन हैं, जैसे कि सेक्शन 39 की 3B की रिटर्न इसमें नहीं आती,
वो सेपरेटली नोटिफाई की गई। जैसे कि वैल्यूएशन प्रोविजंस इसमें नहीं आते, टाइम एंड सप्लाई इसमें नहीं आती, पेनल्टी प्रोविजंस इसमें नहीं आते, डिटेंशन अगर आपका गुड्स कैरिंग व्हीकल को सीज कर लिया, डिटेन कर लिया, उसमें जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है वो इसमें नहीं आते। अदरवाइज बाकी सब चीजें जो 20 मार्च से 30 अगस्त के बीच में फॉल करता है, जो कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, वो सारे आपके 31 अगस्त को डेट एक्सटेंड ऑटोमेटिकली हो जाती आई होप मिस्टर राहुल आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सर मेरे लास्ट 2 व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन is sir, if a client has taken registration today and he has some inputs with him on the date of registration, will he get input tax credit of the same? है। देखिए सर, अगर आपने वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन आज लिया है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 आपके पास जो भी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास फिनिश गुड्स हैं, इनपुट्स हैं, आपके स्टॉक में हैं और आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट है, तो वो सारे क्रेडिट्स, जो भी गुड्स आपके पास हैं, इनपुट्स हैं या फिनिश गुड्स हैं, और आपके पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट है, जीएसटी वाला क्रेडिट इनवॉइस है सेक्शन 16(2) की कंडीशन पूरी करता हुआ, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आल्सो माय डियर फ्रेंड्स। ओके सर। सर सीए संचित जैन जी हैं। ये नाम बहुत सुना हुआ है मैंने, कोई एक्सपर्ट है आई गेस, ये मे बी सीए ही हैं सर। Issue of GST on exports by jewelers on exhibition basis. Payment is received from related party and consequential re-import of unsold stock. Issue of GST on exports by jewelers on exhibition basis. Payment is received from related party and consequential re-import of unsold stock. आपने GST on exports by jewelers of exhibition on exhibition basis. देखिए सर, अगर आप ज्वेलर हैं, जो मैं क्वेश्चन समझा हूं संचित जी, अगर आप ज्वेलर हैं मान लीजिए और आप गुड्स को आउटसाइड इंडिया ले जाते हैं फॉर एग्जीबिशन पर्पसेस, तो बेसिकली आप इसको डिलीवरी चालान पर ले जा सकते हैं ई वे बिल बनाकर। ये आपका सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है। विद इन 6 मंथ्स आपको इन गुड्स को या तो वापस इंडिया लेकर आना है, मतलब या तो आपके पास सप्लायर के पास वापस आएंगे या फिर ये गुड्स बिक जाएंगे, इसका इनवॉइस हो जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर ये गुड्स वापस नहीं आते तो हम इसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज एक्चुअली सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एग्जीबिशन। अब वो आप एग्जीबिशन के लिए लेके गए हैं, सेल ऑन अप्रूवल के लिए लेके गए हैं, दोनों में कोई अंतर मेरे लिए नहीं है। आप वहां जाकर दिखाते हैं और गुड्स को वहां पर बेच देते हैं और पेमेंट आपको आपके रिलेटेड पार्टी से आती है। वहां पर आपकी रिलेटेड पार्टी है, मान लीजिए एक्सपोर्ट किया आपने, वहां आउटसाइड इंडिया लेके गए। बेसिकली मैं इसको एक्सपोर्ट ट्रीट नहीं करूंगा जब तक कि इनवॉइस नहीं होता। एक्सपोर्ट मैं तब ट्रीट करूंगा जब इनवॉइस हो जाएगा। आप इसको बेसिकली अभी सिर्फ सेल ऑन अप्रूवल पर लेकर गए थे। अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग में कोई भी डेविएशन हो तो आप मुझे नेक्स्ट मैसेज में लिखकर भेज सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप इसको गुड्स को एग्जीबिशन के लिए लेकर गए, वहां पर आपको आपकी रिलेटेड पार्टी ने कुछ गुड्स को खरीद लिया, जैसे ही गुड्स को खरीदा, इनवॉइस बनाया, आपका एक्सपोर्ट क्रिस्टलाइज हो गया, कमेमोरेट हो गया और तब आपका ये जीरो रेटेड सप्लाई बनेगी। लेकिन इसमें समस्या सिर्फ इतनी आएगी कि यहाँ पर आपका शिपिंग बिल नहीं होगा। विद पेमेंट ऑफ टैक्स आप शायद इसको नहीं कर पाएंगे, इट वुड बी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली। मतलब आप इसको जीरो रेट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ट्रीट करेंगे। अब अगर अगला क्वेश्चन है कि आपकी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी से पेमेंट है, तो रिलेटेड पार्टी से अगर पेमेंट है संचित जी, तो आपको ओपन मार्केट वैल्यू में जाना पड़ेगा। इसकी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। जिस वैल्यू पे आपको प्राइस पेड और पेबल है वो हम रिजेक्ट कर देंगे। हम ये चेक करेंगे कि ओपन मार्केट वैल्यू में जो भी गुड्स आप बेच रहे हैं उनका क्या प्राइस था, है, तो उस पर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी है एक उनकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड। तो कॉन्सिक्वेंशियल रीइंपोर्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, आप उसको वापस ले आते हैं, वो सप्लाई नहीं ट्रीट होती।
जैसे आपने खुद भी कहा, गुड सेंट ऑन अप्रूवल टू रिलेटेड पार्टीज डीम सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो हम इसको डीम सप्लाई तो मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन अगर ये आप सेल ऑन अप्रूवल लेके गए हैं, देखिए सेल ऑन अप्रूवल लेके गए हैं तो मेरे हिसाब से ये डीम सप्लाई नहीं होगी इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, जब तक कि वहां पर आप इसको 6 महीने में वापस नहीं ले आते। आपको जो 6 महीने वाली कंडीशन है वो सबके लिए अवेलेबल है, चाहे रिलेटेड पार्टी है चाहे अनरिलेटेड पार्टी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि आपकी कंसिडरेशन जो है, जो आपकी वैल्यूएशन जो है, वो सेक्शन 15 के अनुसार नहीं बल्कि सेक्शन रूल 28 के अनुसार होगी। तो इसके अलावा और आपने कुछ, संचित जी और कोई आपका डाउट हो या आपको मेरे समझाने में कोई डिफरेंस हो तो आप प्लीज दोबारा से टाइप करके आप हमें बता सकते हैं। मैडम दीप्ति गुप्ता जी का अगला सवाल आया, आप बोल सर सकते हैं। हाँ सर, ये लास्ट क्वेश्चन मैं दीप्ति गुप्ता जी का लूंगी। इफ आई हैव अ स्नैक शॉप, रेगुलर रजिस्ट्रेशन डन, what will be the rate on different products sold like mineral water, tea, coffee and snacks like samosa etc. Also how to take ITC on packaged items. Madam, when you have referred the reference of samosa, so it is mouth watering. We have not had samosa for long because it is not available in the market at present. But so far as your snack shop is concerned, Dipti ji, your snack shop shall be considered to be a restaurant. Your snack shop shall be considered to be a restaurant, and for restaurant the compulsory rate is for 5% without input tax credit. So even if you sell mineral water, tea, coffee, samosa, pakoda, chow mein, anything, sandwich or anything else, you sell, the rate of tax shall be 5%, but the input tax credit shall not be available to you. We are demanding by the from the government that the government should provide two rates. One, 5% without ITC. Next, second, 12% with ITC. Because at present, I have been speaking for past many days since 1st July about the 3 years of GST hits and misses. So this is one of the miss in the GST, wherein the restaurant sector, manufacturing sector, and the real estate sector is the largest employer in the country, and restaurant sector is largely hit because of this pandemic also. So we wish and appeal to the government that they can provide one uh, one rate of 12% also with all the input tax credit availability, so that the input tax credit which is presently becoming cost to the restaurants should not be. So at present, but ma'am, 5% without input tax. Thank you Dipti ji. If you have any Even if query you you are can write registered, us to she has said, yes sir. even if you are registered under composition, ma'am, same rate of tax shall be there for restaurants under composition also. So there is no difference in regular or composition supplies. Yes, you may even shift to your yourself as a composition supplier also, but considering the restriction of the turnover, you may decide accordingly. But the rate of tax, the availability of input tax credit, both are same in composition and regular so far as restaurant services are concerned. So Dipti ji, thank you very much. If you have any query you can write us to textforwealth@gmail.com. Sir, I have two more questions that I will take to the next session. आप ले लीजिए मैडम, एक क्वेश्चन और ले लीजिए अभी। Okay, sir. So my last question is, if a dealer has taken purchases and his supplier did not pay taxes, then what is the legal right available to recipient dealer? Before I answer this question, all those who are watching our live session, please like our video so that it gives us motivation, it gives us enthusiasm, so that we keep on coming and keep on doing the little work what we are actually doing. Yes ma'am, so your question is that if I am a recipient and my supplier does not pay the tax. My dear friends, this is a very important question. Those who are watching us, please listen to it carefully. At present, there is a problem with this aspect.
The problem is that I am a genuine recipient. I have purchased the goods genuinely. I do not have any malified intention. I paid tax plus consideration to my supplier also, but the supplier does not pay the tax. What should I do? My dear friends, so far as present law is concerned, there are multiple cases pending before various high courts. I would request, do not pay the tax even if department asks you, because you have already paid the tax to the supplier. Wait for 6 more months. This law will turn around in a very positive direction very soon after the judgments of those high courts, before which this particular issue is pending. So this is a very important question highlighted by one of our viewer. Thank you. I thank him or her, whosoever it is. So this is all, Bharti सर ma'am. आई गेस फिर से थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है. हाँ सर. I once again everyone to like the video so that we get, and subscribe our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon so that we get motivated and continue doing what we are doing actually. जी सर. सर आगे बढ़ते हुए मैं अपने शो को ख़त्म करती हूँ सर. थैंक यू वेरी मच. एज़ हम लोग अमेज़न फायर टीवी, आईजी टीवी, एंड्रॉयड टीवी, यूट्यूब, वेबसाइट हर जगह अवेलेबल है. और आपकी कोई भी क्वेरी हो जीएसटी रिलेटेड एज़ यूजुअल हम ट्यूसडे राजेंद्र सर के साथ अवेलेबल होंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू राजेंद्र सर फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सर. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच.